चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विथ हिम with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration of moving object। बोलने का मतलब ये है कि देखिए मोशन जो होता है ना एक रिलेटिव होता है। जैसे मैं आपको समझा दूं तो मान लीजिए जब आप अर्थ पर अगर खड़े हैं, ये अर्थ है, ठीक है, और इस पर आप क्या है खड़े हैं, और अर्थ क्या करता है इस तरीके से राउंड मूव करते रहता है सन के चारों तरफ। तो क्या आपको पता चलता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, इस बात का आपको पता चलता है? नहीं चलता है आपको पता। समझ गए कि नहीं? ये अर्थ जो है रेवोल्यूशन कर रहा है सन के चारों तरफ, ये पता आपको नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप मून के ऊपर चले जाइएगा तो आप यहां से अगर खड़े होकर ये देखेंगे अर्थ को, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। लेकिन आपको अर्थ पर पता होकर नहीं चलेगा। और जब आप मून पर खड़े रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मून क्या कर रहा है, सन के अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है। ये पता कब चलता है? जब हम लोग अर्थ पर रखकर इस मून को देखते हैं तो पता चलता है कि मून क्या कर रहा है, अर्थ का रेवोल्यूशन कर रहा है। यानी कि हमें इससे क्या पता चलता है कि मोशन जो एक रिलेटिव होता है। अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि मूविंग कार में भी अगर बैठे हुए हैं और आपको क्या पता चलेगा कि आप रेस्ट में हैं और बाहर वाला जो व्यक्ति खड़ा है आपको देख रहा है वो मोशन में है। समझ गए कि नहीं? और जब आप बाहर खड़ा होकर उस कार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार क्या है, मोशन में है और हम रेस्ट में है। ये बात आपको समझ में आया? तो मेरा बताने का मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ऑब्जर्वर अपने हिसाब से बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आखिर ऑब्जर्वर है कौन। जैसे कि सपोज यहां पर ये एक कार है, ठीक है, और यहां से कोई इसको यहां से क्या हो रहा है, इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार कर लेगा, खुद को ओरिजिन मान लेगा, एक्स एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा और जेड एक्सिस बना लेगा, ठीक है, और इसका पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन वगैरह सब कुछ तय करेगा। समझ गए कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर खुद को ओरिजिन मान लेगा और ओरिजिन मानकर ये सभी एक्सिस बना लेगा अपने हिसाब से और इसको ऑब्जर्व करके बताएगा कि ये कार का पोजीशन कितना चेंज हुआ, इसमें एक्सीलरेशन कितना है, इसकी स्पीड कितनी है, ये सब कुछ बता सकता है। समझ गए कि नहीं? और यदि आप इस कार में बैठे हुए हैं तो आप क्या करेंगे कि इसके हिसाब से आप बना लेंगे। समझ गए कि नहीं? आप क्या करेंगे, इसका पोजीशन और एक्सीलरेशन मतलब आप अपने को ओरिजिन मान लेंगे और आप वहां से क्या करेंगे, एक्स वाई और क्या करेंगे, जेड, इस तरीके से बना लेंगे और फिर उसके बाद इसका पोजीशन और ये सब कुछ आप बता सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है बाबू, वो ऑब्जर्वर कौन है ये डिपेंड करता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को ओरिजिन मानकर और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार करता है, तीनों एक्सिस बना लेता है और सामने वाले का पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सब करने में उसको हेल्प मिल जाती है। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए देखिए मोशन जो होता है एक रिलेटिव होता है, इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मैं इसके बाद आपको बता दूं क्या होता है स्पीड, वेलोसिटी वगैरह मैं आपको बताता हूं। स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन से मतलब की है, डायरेक्शन से इसको मतलब है, बट इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपको ज्यादातर टाइम यही लगेगा अगर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो आपको पता है वेलोसिटी में और स्पीड में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? वेलोसिटी का और स्पीड का जो आपका ऐसा यूनिट होता है ये भी सेम है, मीटर पर सेकेंड। बस फर्क ये है कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इसको डायरेक्शन से मतलब, इसको डायरेक्शन से बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन जब भी मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में होगा आपका स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल
एक जैसा दिखेगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो आपके वेलोसिटी में और स्पीड में अंतर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको मैं बता दूं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है, देखिए कैसे फर्क पड़ता है डायरेक्शन से। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बाबू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलने का मतलब ये है कि देखिए दोनों में फर्क क्या है और ये क्यों वेक्टर है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है, इसीलिए क्या ये वेक्टर है। बट यहाँ पर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इधर भी स्केलर है, इसीलिए स्पीड क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। आप ये सब क्लास 9 में जान चुके हैं। और यहाँ से देख रहे हैं कि स्पीड जो होता है मीटर में होता है, टाइम जो होता है सेकंड में होता है, इसीलिए इसका ऐसे यूनिट क्या हो गया आपका मीटर पर सेकंड। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम क्या है सेकंड में है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड। बस इन दोनों में फर्क क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन मोशन जब स्ट्रेट लाइन में होगा, ये स्ट्रेट लाइन में होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, इसीलिए इनकी वैल्यू भी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होने लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा और डिस्टेंस अलग होने लगेंगे, तो फिर दोनों की वैल्यू क्या होती है, चेंज होने लगती है। मैं आपको एक और बात बता दूं, स्पीड जो है आपका जीरो हो सकता है, पॉसिबल है कि स्पीड आपका जीरो हो, और ये भी पॉसिबल है कि स्पीड आपका पॉजिटिव हो, क्लियर है। और यहीं पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और फिर उसके बाद क्या है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस आपका निगेटिव में होगा ही नहीं, ठीक है। आप जितना मर्जी जैसे मन वैसे डायरेक्शन चेंज करते रहो, स्पीड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वो निगेटिव में होगा नहीं, टाइम निगेटिव में होगा नहीं, तो आपका जो है स्पीड भी निगेटिव में नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और आपका यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निगेटिव हो सकता है मैं आपको बता दूं। तो सपोज कीजिए कि पहले आप ये पोजीशन पर थे और यहाँ से आप यहाँ तक गए और आपने दूरी तय किया 5 मीटर, समझ गए कि नहीं, या फिर 5 किलोमीटर बी पोजीशन से, और फिर बी पोजीशन से आप यहाँ तक आ गए और बी से लेकर यहाँ तक दूरी चले आप 10 किलोमीटर, समझ गए कि नहीं। तो पहले आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए और इस बार यहाँ से यहाँ आ गए, तो आप देखिए इनिशियल पोजीशन से और ये है आपका फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ को इन्हें क्या बोलते हैं, यही आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया है, यानी कि ये जो डायरेक्शन उल्टा है जिसकी वजह से ये -10 हो गया और ये 5 हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपका जो है माइनस में आ जाएगा, -5 किलोमीटर। तो जब भी हम माइनस से टाइम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी निगेटिव में आने की चांसेस हो गई। लेकिन इस तरीके से स्पीड जो है आपका निगेटिव में नहीं होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, उसके बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस आपका वेलोसिटी क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। तो यहां से देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, देखिए आपने ये सब चीज क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले ए पोजीशन पर है, ठीक है, और 1 आवर के बाद ये डिस्टेंस बी पोजीशन पे आता है और दूरी तय करता है 5 किलोमीटर का, समझ गए कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जस्ट सेकेंड आवर में, जैसे कि 1 आवर एंड यहां से लेकर फिर मान लीजिए 1 घंटा गाड़ी चला, इस पोजीशन से लेकर यहां तक 1 आवर फिर चला, और फिर उसके बाद इसने तय कितना किया, फिर से 5 किलोमीटर तय किया है, ठीक है, सी पोजीशन पे पहुंच गया। फिर इससे लेकर यहां तक फिर 1 आवर गाड़ी चला, ठीक है, और फिर इसने 1 घंटे में कितना तय किया है, 5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि सब फर्स्ट आवर में ये था 5 किलोमीटर, सेकेंड आवर में कितना हो गया 10 किलोमीटर, एंड थर्ड आवर में कितना हो गया आपका 15 किलोमीटर। तो आप यहां देख रहे हैं
कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी तय करता है बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है। क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा में 5, दूसरे घंटा भी चला तो 5, तीसरे घंटा भी चला तो 5 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ से हमने कर लिया ये जो 1 आवर यहाँ भी चला, 1 आवर यहाँ भी चला, लेकिन इस बार जो है 5 किलोमीटर का चल के 10 किलोमीटर का दूरी तय किया है। फिर उसके बाद 3rd आवर में क्या किया है कि 4 किलोमीटर ही चला है। तो आप देख रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया है। तो जब कोई गाड़ी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए कि नहीं, क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो सपोज करते हैं कि आप सबसे पहले मान लीजिए विक्रमगंज में थे, ठीक है, और यहां से मेरा ये मतलब यहां पर गांव है और मैं यहां से अगर पटना जाता हूं, ठीक है, कितना दूरी है 120 किलोमीटर, क्लियर है। समय लगता है 3 आवर। तो यहां पर मेरे को पहुंचने के बाद अगर कोई पूछता है कि आप कितने के स्पीड से गाड़ी चलाकर यहां पर आए हैं, तो मतलब कि हम कैसे बताएंगे उसको कि मेरे को 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगा है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस है 120 एंड टाइम लगा है ये, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या थी, मेरी गाड़ी चल रही थी। तो देखिए मैं उसको बोलूंगा कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही थी। तो ये जो मैंने स्पीड बताया है इसी को कहेंगे एवरेज स्पीड। अब क्यों इसको एवरेज स्पीड कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ अपने घर से गाड़ी को शुरू किया था तो मेरे को रोड ठीक ठाक मिला, ठीक है, और मैंने गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की स्पीड से चलाया। लेकिन जैसे ही टाउन वाला जगह आ जाता है, जैसे आपका कोई रस एरिया आ जाता है जहां पर ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर गाड़ी जो है हमारी 60-70 की ही स्पीड चल रही होगी। वहां पर क्या हो सकता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, कुछ खड़ा भी होना हुआ होगा, कहीं रुके भी होंगे। तो क्या है कि आप इन सब चीजों को भूल कर और क्या करते हैं कि अपना फाइनल जो अपने डिस्टेंस कवर किया और फाइनल जो टाइम जो है उसना मतलब फाइनल टाइम में जो अपने डिस्टेंस कवर किए, इन दोनों को डिवाइड करके और जो निकालते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका एवरेज स्पीड क्या है। समझ गए कि नहीं। तो आप बीच में जो स्पीड स्लो हुआ ज्यादा हुआ तो आप ऐसे करके नहीं ना बताएंगे उनको कि यहाँ पर ऐसे गाड़ी स्लो हो गया, यहाँ पर फास्ट हुआ, यहाँ पर इतने का स्पीड था। आपने लगभग 100-200 बार अपनी स्पीड चेंज कर देंगे इतना से इतना तक जाते में, तो आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या बताना पड़ सकता है, एवरेज स्पीड बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने बहुत बार अपनी स्पीड चेंज की है, लेकिन आपने हर जगह क्या क्या किया ये नहीं बताया, डायरेक्ट पूरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ले लिया और उसको डिवाइड करके क्या बता दिया, एवरेज स्पीड बता दिया। क्लियर है। आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का सीधा सीधी फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जैसे ये है वैसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना आपका समय लगा है और जितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो ये बिल्कुल इन लोगों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। क्लियर है। तो आप यहाँ पर क्या समझ लिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और ये वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये जितना भी कुछ हमने बताया आप ये सब कुछ क्या है क्लास 9 में पढ़े हुए है। समझ गए कि नहीं। अब मैं चलिए इसका एक काम करता हूँ, ग्राफ बना के देखते हैं। मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो लगता है कि जब स्पीड जैसे कि वेरिएबल होगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, और स्पीड एकदम कांस्टेंट चल रहा होगा तो वहां पर वेलोसिटी भी क्या होगा, यूनिफॉर्म में होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पर क्या हो रहा है, चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, चल रहा है, तो इसमें क्या होगा आपको मैं बता दूं
कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर भी स्पीड कितना है, स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है कोई गाड़ी, ठीक है। इस सिचुएशन में भी क्या चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। यहाँ भी क्या चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या है, स्पीड बिल्कुल सेम, स्पीड क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। और आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ गए कि नहीं, हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। समझ गए कि नहीं। तो आपका वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए और स्पीड यूनिफॉर्म रहे और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहे, उसके लिए आपका डायरेक्शन सेम चाहिए। डायरेक्शन जहां इधर उधर हुआ तो वेलोसिटी आपका नॉन यूनिफॉर्म होने लगेगा। समझ गए कि नहीं। अब चलिए इंस्टेंटेनियस आपका वेलोसिटी क्या होता है मैं वो बता देता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपके जो गाड़ी होती है ना उसमें एक ऑडोमीटर लगा हुआ रहता है और एक स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। तो ऑडोमीटर क्या करता है कि वो बताता है कि जब से आप गाड़ी खरीदे हैं और आज तक जो आप गाड़ी चलाए हैं वो कितना दूर तक चला हुआ है, वो आपको सारा डिटेल देता है। लेकिन स्पीडोमीटर क्या करता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे ही आप मीटर को देखेंगे तो आपकी गाड़ी में बताते रहता है कि आप 80 की स्पीड में चल रहे हैं। आप गाड़ी का जैसे इंसलेटर लेते हैं तो अगले सेकंड जस्ट उसमें स्पीड जो होता है चेंज हो जाता है। तो स्पीडोमीटर का काम है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर क्या करता है, बताता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में चल रही है। तो जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर गाड़ी का स्पीड पता चले उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए कि नहीं। तो उसको कैसे हम फाइंड करते हैं, तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है, और इस तरीके से कोई लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस पोजीशन पे कोई है और यहाँ एक पोजीशन है, मैंने दो पोजीशन ले लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, मैंने ये पोजीशन ले लिया। और हमें यहाँ पर क्या पता करना है, एवरेज वेलोसिटी अगर इसका पता करना है इस ग्राफ में, तो इसका हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे x1 y1, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है xt ग्राफ है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता करना रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन विथ चेंज इन टाइम। समझ गए कि नहीं। तो मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो x पर क्या है, टाइम है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टी नॉट टाइम था और यहाँ पर टी टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी नॉट माइनस t1 माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं। और इस पे क्या है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लीजिए ये वाला पोजीशन जो है x नॉट है और ये x1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x नॉट। अगर फाइनल माइनस इनिशियल इस तरीके से करते चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलता है। और यही एक ऐसा ग्राफ ले लें यहाँ पर, और इस तरीके से हमारा मान लीजिए स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है, ये ग्राफ का ऐसे लाइन दिखा रहा है, और हमें बिल्कुल इस पॉइंट पर क्या करना है, पता करना है कि क्या होगा यहाँ पर, स्पीड क्या होगा। तो स्पीड ग्राफ में कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लोप को देखते हैं। स्लोप से ही क्या पता चलता है, हमें स्पीड का पता चलता है। अगर ये स्लोप ऊपर की ओर ऐसे जाते जाएगा तो स्पीड ज्यादा है, स्लोप नीचे आएगा तो स्पीड कम, ये पता कर लेते हैं, क्लास 9 में पता चला था। तो वैसे यहाँ पर हमको एग्जैक्टली स्पीड पता करना है कि इस पॉइंट पर क्या स्पीड होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट बना लेंगे। समझ गए कि नहीं, क्या कर लेंगे, टेंजेंट बना लेंगे, और इस टेंजेंट से स्लोप का पता कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर एक स्पीड मिल जाएगा। समझ गए कि एक वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर अगर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें क्या होता है, स्पीड एग्जैक्ट पता चल जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कह लेते हैं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, तो सीधे हम कर लेंगे dx अपॉन dt कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या इससे मिल जाता है, आपका सीधे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाता है। और इसको अगर ऐसे लिखना हो तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा
टी, समझ गए कि नहीं। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को dx अपॉन dt तब लिखेंगे जब ये वाला जो दूरी है यानी कि टी नॉट माइनस t1 माइनस टी नॉट जो होगा ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, यानी कि इसको इस दूरी, ये जो दूरी इतना है इसको कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते 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 इतना कम कर देंगे कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम अगर करेंगे तो जीरो के बराबर हो जाए। तो जब लिमिट t टेंड्स टू जीरो अगर हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम अगर कर लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, समझ गए कि नहीं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। इसके बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी में देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक कार है जो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, समझ लीजिए, और इसको ए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कार चल रही है, ठीक है। और एक और सेकंड कार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि ये भी एक कार है, ये बहुत लंबी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, चलिए दोनों देख लेंगे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये कार कहाँ जा रही है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी इसको बी ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी आपका दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। तो यहां से अगर आप इन दोनों कारों को देख रहे हैं तो आपको तो दिख रहा है कि ये कार 100 से जा रही है, ये भी जा रही है 50 से, समझ गए कि नहीं। आपको मतलब क्लियर कट पता चल रहा है दोनों को अगर बारी बारी से आप देख रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको उठा के इसके अंदर डाल दिया जाए, इस कार के अंदर डाल दिया जाए, अब आप आ गए यहाँ पर, ठीक है, इस पे बैठ गए और ये पकड़ लिए, तो अगर आप इस कार को अगर देखते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठकर और आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए आपको क्या नजर आएगी। तो देखिए क्या होता है कि आप बी में बैठे हुए हैं और आपको ए की वेलोसिटी जाननी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी में आप बैठकर ए की वेलोसिटी जानना चाहते हैं तो आपको होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 100 है। देखिए इधर साइड जो होगा वेलोसिटी उसको पॉजिटिव ले लीजिए और इधर जो जा रहा है उसको निगेटिव में ले लीजिए और माइनस 50 किलोमीटर पर आवर का ले लीजिए। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपको 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या होगा, वेलोसिटी ए नजर आएगी। क्यों, आप देख लीजिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आप भी उधर से उतना 50 की स्पीड में आ रहा है और ये इधर से 100 का निकल रही है, तो आपका स्पीड प्लस इसका स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में अगर आप बी में बैठे हैं तो आपको ये वाली कार किस स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती पार होती हुई नजर आएगी। वही अगर सेकंड सिचुएशन ले लें कि ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए कि बी वाला कार भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, समझ गए कि नहीं। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या नजर आएगा, तो ए माइनस बी यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये 100 है, माइनस 50 हो जाएगा और यहाँ से आपको 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस बार वेलोसिटी ऑफ ए नजर आएगी। क्यों, क्योंकि आप इसका जो वेलोसिटी है 100, आप 50 से क्या कर रहे हैं, उसको पीछा करके रखे हुए हैं, तो आपसे जो कार आगे निकलते हुए नजर आएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे निकलते हुए नजर आएगी। तो यही है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठकर और अब दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट का आप वेलोसिटी जानना चाहते हैं तो आपको सीधा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर लीजिए।